आज हम एक प्रॉब्लम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन इन हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो ये है, आपके पास एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू अ स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ k1 and vibrates at frequency f1. If the stiffness of the spring is doubled, how would the frequency change? यानी कि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास यहाँ पर एक फिक्स पोर्ट है, उस फिक्स पोर्ट के साथ एक यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग के साथ एक मैस जुड़ा हुआ है। उस मैस का जो वैल्यू है या जनरल नंबर भी हम दे रहे हैं वो कि m है आपके पास। और इस स्प्रिंग की जो प्रॉपर्टी जिससे ये पता चलता है कि स्प्रिंग नरम है या आपके पास सख्त है, जिसको हम सॉफ्ट या हार्ड स्प्रिंग भी कहते हैं, उस स्प्रिंग की जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है। और ये जो स्प्रिंग है ये आपके पास इसके साथ जो मैस जुड़ा हुआ है m, वो एक फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है जिसको हम f1 कह रहे हैं। अब आपको उसने ये कहा कि जो स्प्रिंग की स्टिफनेस है यानी कि जो उसकी सॉफ्टनेस है या हार्डनेस है वो अब क्या हो गई है, वो डबल हो गई है। यानी कि अगर वो पहले कम सख्त था तो अब 2 गुना ज़्यादा सख्त हो चुका है। तो बताइए उससे आपके पास इस मैस की जो फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो मैस है ये क्या कर रहा होगा, ये बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा होगा ना, तो ये जो मोशन परफॉर्म कर रहा होगा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। और 1 सेकंड के अंदर कितने साइकिल्स ये कंप्लीट कर रहा होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, ये एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है जिसके अंदर हो रहा क्या है कि आपके पास हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को इस्तेमाल किए बगैर ये बताना है कि आपके पास अगर ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है शुरू में, तो अब आपके पास बाद में स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाए तो फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास ये जो मैस ऑसिलेट कर रहा होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब उसको मैस एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हो तो उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक, या बेहतर हम कह लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो इन मैस स्प्रिंग सिस्टम होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते होते हैं सिंबल f के साथ। और वो आपके पास इक्वल होती है 1/, आपके पास आ जाएगा 2 पाई, तो मैं यहाँ पे 2 पाई और साथ आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट लगा लिया। उसके बाद आपके पास आ जाएगा k/m, k जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट है और आपके पास m वो मैस है जो कि स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, तो अभी शुरू में हमें जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो f1 है, तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास f1। और उसके लिए f1 फ्रीक्वेंसी पर जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k1 है, तो इसको हम नाम दे देते हैं k1 का। और मैस को यहाँ पर तो हर तस्वीर के अंदर कैपिटल M से लिखा गया, लेकिन हम यहाँ पे इसको स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम के अंदर जो हमें गिवन चीज़ है वो ये है कि आपके पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो डबल हो गया है। यानी कि अब आपके पास एक नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा जो कि पुराने वाले से 2 गुना ज़्यादा है। तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट है उसको हम नाम दे देते हैं आपके पास k2 का, जो कि हमारे पास बराबर है 2 टाइम्स ऑफ k1 के। तो मैं लिख लूँगा 2 टाइम्स ऑफ k1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास मैस स्प्रिंग सिस्टम के अंदर एक मैस की जो कि ऑसिलेट कर रहा होता है वो आपके पास इस स्प्रिंग जो कांस्टेंट है इसके स्क्वायर रूट से वेरी करती है। तो इसका मतलब है कि जब स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम लिख लेंगे कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है वो अब आपके पास f1 से चेंज होकर क्या होगी है, वो f2 होगी है। तो मैं लिख लेता हूँ आपके पास f2 जो कि इक्वल आ जाएगी आपके पास 1/2 पाई, यही आपके पास, क्योंकि ये तो कांस्टेंट नंबर है ये तो चेंज नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है वो आपके पास 3.14 होती है। साथ यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये। अब आपके पास हम जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी ना वो मालूम करना चाह रहे हैं ताकि वो रिलेट कर सकें कि न्यू फ्रीक्वेंसी पहली फ्रीक्वेंसी से किस तरह से रिलेटेड है। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है, वो k2 होगा अब। और आपके पास मैस तो जो पहले लगा हुआ था वही मैस है जिसको भी हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल m के साथ। तो यहाँ पर मैंने वो लिख लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यही एक्सप्रेशन मैं कॉपी करके यहाँ पे दोबारा आपके पास लिख लेता हूँ। अब आपके पास क्या होगा कि जो k2 है हमारे पास उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 2k1। तो मैं यहाँ पे लिख ले, सबसे पहले इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जो k2 है इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, और k2 की जगह हमने क्या वैल्यू पुट कर देनी है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ पहला जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका k1 यहाँ पर आ जाएगा। अब आपके पास अगर गौर से देखें इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में एक 2 का फर्क है, स्क्वायर रूट 2 का। तो हम आपके पास क्या कर सकते हैं कि जो f2 है
उसको लिख सकते हैं, यानी कि जो नई फ्रीक्वेंसी है F2, उसको अब हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं 1/, आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई, मैंने लिख लिया 1/, 2 पाई यहाँ पर। उसके बाद जब दो चीज़ों का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट में लिखा हो, जैसे कि आपके पास स्क्वायर रूट लिखा हो A और B, तो आपके पास हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास A पे अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा और B पे क्या आ जाएगा, अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि आपके पास 2 पे अलहदा स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसको बाद में लिख लूँगा। तो मैं K1/m को एक ही स्क्वायर रूट में लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे करने लगा हूँ आपके सामने। तो आपके पास ये आ गए यहाँ पर। उसके बाद लिख लेंगे हम K1/m, तो मैंने लिख लिया आपके पास K1/m, और साथ आ जाएगा आपके पास यहाँ पर, बाहर में अलहदा से लिख रहा हूँ आपके पास स्क्वायर रूट 2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपके पास ये चीज़ रहेगी। अब ये जो मुकम्मल की मुकम्मल चीज़ है, अगर आप इस पे गौर करें तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपके पास असल में F1 ही तो लिखी हुई है। इसका मतलब है कि जो न्यू फ्रीक्वेंसी है वो पुरानी फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो जाएगी, और किस तरह से रिलेट होगी वो भी आप देख लीजिए। तो वो आपके पास आ जाएगा F2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है आपस में उसमें से जो मर्जी पहले लिखते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि जब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना बढ़ेगा तो आपके पास होगा ये कि जो फ्रीक्वेंसी है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये बात जहन में रखनी है आपने कि आपके पास ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, ये फ्रीक्वेंसी मैस के इन्वर्सली भी डिपेंड कर रही है। लेकिन हमने यहाँ पर वो सिचुएशन कंसिडर की है जिसमें आपके पास जो मैस है वो तब्दील नहीं हो रहा, यानी कि ना ही मैथ्स को बढ़ाया है और ना ही मैथ्स को घटाया है। तो अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें आपके पास वो कहे कि मैथ्स भी 4 गुना बढ़ गया है, तो फॉर एग्जांपल आपके पास m की जगह फिर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे कि वो नया मैथ्स है जिसको हम चलें कह लेते हैं कि m2 कह लेंगे। तो m2 हम लिख लेंगे आपके पास किसके इक्वल है, 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैथ्स के, जो कि अभी हमारे सिनेरियो में क्या था, स्मॉल m। ये तब का केस है जब बढ़ाया जाएगा। अगर इसी तरह वो कह दे कि नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट को हमने घटा भी दिया, यानी कि 7 कम भी कर दिया है, तो आपके पास जो K2 है वो आपके पास इक्वल टू आ जाएगा, आप कितने टाइम्स कम किया है वो जहन में रखना है। तो आपके पास यहाँ पर अगर वो कहते हैं 9 टाइम्स कम किया है, तो आपके पास K1 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई बाय 9 नहीं लिखना, मल्टीप्लाई बाय 9 तब लिखते हैं जब वो उतने टाइम्स इंक्रीज हुआ हो। इस सिनेरियो में वो 9 टाइम्स डिक्रीज हुआ, जब 9 टाइम्स डिक्रीज होगा तो ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आप इसी तरह से सेपरेशन करके आपके पास जो नंबर्स हैं उनको लादा कर लें, और आपके पास एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशन यहाँ से बन जाएगा। तो ये जो नंबर आया होगा उससे पता चल जाएगा कि ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या बढ़ी है या फिर कम हुई है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट और मैस आपने एक साथ चेंज किए हैं, बढ़ाए हैं या घटाए हैं। तो आज हमने एक क्वालिटेटिव नेचर का प्रॉब्लम जो कि आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन इन हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड था, उसको सॉल्व किया। तो आज हमने एक प्रॉब्लम सिंपल हार्मोनिक मोशन इन हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम से रिलेटेड सॉल्व किया।